हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। आज हम सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य काल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चला, उसका अंतिम शासक कौन था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य काल था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला और लगभग 137 साल मौर्य ने भारत पर शासन किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली चाणक्य की सहायता से। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। उसके बाद बिंदुसार 298 से लेकर 271 ईसा पूर्व तक इन्होंने भारत पर राज्य किया। उसके बाद अशोक 271 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का साम्राज्य था। अशोक के बाद कुणाल 232 से लेकर 228 ईसा पूर्व तक कुणाल ने राज्य किया। कुणाल के बाद दशरथ, जो कुणाल का पुत्र था, 228 से 224 ईसा पूर्व तक कुणाल ने राज्य किया। दशरथ के बाद संप्रेति आए, 224 से लेकर 215 ईसा पूर्व तक संप्रेति ने राज्य किया। उनके बाद शालुक आए, 215 से लेकर 202 ईसा पूर्व तक शालुक ने राज्य किया। शालुक के बाद देवबर्मन 202 से लेकर 195 ईसा पूर्व तक देवबर्मन ने मगध पर राज्य किया। देवबर्मन के बाद सतधवन आए, 195 से लेकर 187 ईसा पूर्व तक सतधवन ने राज्य किया। उनके बाद जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, 187 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य का यहीं पे पतन हो गया। उसके बाद शुंग वंश शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य के बाद। जानते हैं मौर्य साम्राज्य में क्या क्या मेन चीज़ हुई, क्या डिफरेंस आए। उसके बाद जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे पहले शासक थे मौर्य वंश के, इन्होंने सबसे पहला जो युद्ध लड़ा वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ, जो एक यूनानी लेखक थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, पहला युद्ध हुआ लगभग 304 से लेकर 305 ईसा पूर्व इनका युद्ध हुआ। सेल्यूकस ने हार कर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। उसके बाद जो पुष्यगुप्त इनके गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यगुप्त, इन्होंने एक सौराष्ट्र जगह है वहाँ पर एक झील का निर्माण किया जिसको सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो सेल्यूकस के गवर्नर थे और राजदूत थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मेगस्थनीज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मौर्य काल के ऊपर जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में पूरे मौर्य काल का वर्णन है। जो मेगस्थनीज क्या है, पूरे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक, सम्राट अशोक तक के जीवन काल का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक हुए बिंदुसार। बिंदुसार के समय जो शासन प्रणाली थी वो चेंज हो चुकी थी। जो शासन था, नगर शासन और प्रशासन, वो पूरा चेंज हो चुका था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी मौर्य काल में, वो 3 भागों में विभाजित हो चुकी थी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन 3 भागों में शासन व्यवस्था विभाजित हो चुकी थी और जो शासन था वो केंद्रीकृत हो चुका था। शासन का जो केंद्र था वो केंद्रीकृत शासन था। यहाँ पर इसका प्रमुख राजा होता था।
इसके बाद बात करते हैं जो नगर व्यवस्था थी। नगर व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, एस्ट्रोनोमोई इसका उसको कहते थे, जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद जिला आता था। जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको एग्रोनोई के नाम से जानते थे। जिले का प्रमुख अधिकारी उसको एग्रोनोमोई इस नाम से जानते थे। और जो समितियां थी नगर और ज़िले की, वो 6 प्रमुख समितियों में बंट चुकी थी। जो 6 समितियां थी वो थी पहली थी जनसंख्या समिति, जनसंख्या समिति के अंतर्गत जन्म और मृत्यु का विवरण तैयार किया जाता था। दूसरी थी उद्योग और व्यापार नीति समिति, उद्योग और व्यापार समिति के अंतर्गत जो उद्योग धंधे होते थे, जहाँ से व्यापार होता था, उसका विवरण सारा उद्योग समिति देखते थे। नंबर 3 थी कर नीति। कर समिति के अंतर्गत जो वस्तुओं को ये लोग बेचते थे उस पर जो कर लगता था, वो सारा काम कर समिति का होता था। उत्पादन या वस्तु समिति, उत्पादन और वस्तु समिति के अंतर्गत जो देश में जो वस्तु का उत्पादन होता था और जो विदेश भेजी जाती थी, उसमें उसका जो काम देखते थे वो सारा उत्पादन समिति के अंतर्गत आता था। नंबर 5 था शिल्प समिति। जो शिल्प और कारीगर होते थे, जो वस्तुओं का चित्रकारी करते थे, पत्थर को तराशने का काम करते थे, वो सारा शिल्प समिति के अंतर्गत आता था। और नंबर 6 और अंतिम समिति थी विदेश समिति। जो लोग विदेश से आते थे मगध घूमने के लिए, उनका जो सारा विवरण होता था वो विदेश समिति के अंतर्गत रखा जाता था। यह था नगर प्रशासन और 6 समितियां, नगर की जो प्रमुख समितियां थीं। उसके बाद बात करते हैं राज्य। राज्य के जो 7 भागों में विभाजित कर दिया था इन्होंने राज्य को। राजा, मंत्री, सेना, मित्र, कोष और कर, इन भागों में इनको राज्य को विभाजित कर दिया था। उसके बाद आते हैं न्याय प्रशासन। जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय प्रशासन के अंतर्गत सम्राट अशोक ने 2 भागों में इसको बांट दिया, दीवानी और फौजदारी। दो तरीके से न्याय व्यवस्था न्याय होता था यहाँ पे सम्राट अशोक के टाइम पे। जो दीवानी मामले होते थे उनको धर्मस्थ या धर्मास्थलीय कहा जाता था। धर्मस्थ जिसका न्यायाधीश होता था दीवानी मामलों का, उसको धर्मस्थ। और प्रेदेष्टा जो फौजदारी का न्यायाधीश होता था उसको प्रेदेष्टा कहा जाता था। ये थी न्याय व्यवस्था सम्राट अशोक के काल में। उसके बाद जो 5 प्रांत थे, मगध जो था 5 प्रमुख प्रांतों में बंट चुका था। 5 प्रांत कौन कौन से थे? नंबर 1 तक्षशिला, सुवर्णगिरी, नंबर 3 उज्जैनी, नंबर 4 तोसाली और नंबर 5 पाटलिपुत्र। ये प्रमुख 5 प्रांत थे मगध साम्राज्य के।
अब बात करते हैं जो अशोक सम्राट के जो शिलालेख हैं, 14 शिलालेख, उसमें क्या क्या थे प्रमुख, क्या क्या शिलालेख थे और क्या क्या उन्होंने बताया। जो पहला शिलालेख था सम्राट अशोक का, जो शिलालेख मिले हैं हमको 47 से ज़्यादा स्थानों पर शिलालेख प्राप्त हुए हैं और लगभग 150 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सैंतालीस से ज़्यादा स्थानों पर और 150 से ज़्यादा शिलालेख मगध के सम्राट अशोक के लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। जो ये शिलालेख थे ये ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में लिखित थे, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मुख्यतः। उसके बाद जो उत्तर पश्चिम के शिलालेख हैं वो अराइक और खरोष्ठी इस लिपि में लिखित हैं, और जो अफ़गानिस्तान से लेख प्राप्त हुए हैं वो मुख्यतः अराइक और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखित प्राप्त हुए हैं। तो ये भाषाएं हैं जो सम्राट अशोक की जो लेख प्राप्त होते हैं, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, अराइक और खरोष्ठी लिपि, और जो अफ़गानिस्तान से प्राप्त होते हैं, अफ़गानिस्तान उसकी जो लिपि है वो अराइक और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखित हैं। जो सबसे पहले जो लेख प्राप्त हुए थे लगभग 1750 ईस्वी में टिफैन लेथर जो विद्वान थे, टिफैन थेलर, इन्होंने सबसे पहले अशोक का जो लेख थे उनको ढूंढा और लगभग 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ये एक विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। लगभग 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और 1750 इसमें टिफैन थेलर ने इनकी खोज की थी। जो पहला लेख मिला है सम्राट अशोक का, पहले लेख के अंतर्गत जो विवरण दिया गया है वो पशु बलि से संबंधित है, मतलब पशु बलि का रोकना उनका पहला कार्य था। उस समय मगध में अनेक धर्म के लोग रहते थे, अनेक तरीके से वो जानवरों की बलि देते थे, तो उन्होंने पहले लेख में जो है पशु बलि से संबंधित लेख है। जो दूसरा लेख है वो मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के बारे में वर्णन है। उसमें दूसरे व्रत लेख में मनुष्य और पशुओं दोनों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई है। जो सम्राट अशोक का दूसरा लेख मिला है उसमें मनुष्य और पशुओं दोनों को चिकित्सा की व्यवस्था उत्पन्न कराई है। और नंबर तीसरा है जो राजकीय अधिकारी होते थे सम्राट अशोक के काल में, उनको एक आदेश था सम्राट अशोक का कि वो हर 5वें साल में राज्य का दौरा करेंगे और जहाँ पे जो कमी नज़र आएगी वो उसको राजा को बताएंगे। राजकीय अधिकारी का दौरों से संबंधित ये हमारा तीसरा लेख था। जो राजकीय अधिकारियों की पूरे राज्य के दौरे से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं वो हमें तीसरे शिलालेख से मिलती हैं। नंबर चौथा शिलालेख है, उसमें जो भैरी घोष उसको धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया। भैरी घोष को धम्म घोष में परिवर्तन। भैरी घोष का मतलब जो पहले शिकार करते थे और पशुओं को मारते थे उस पर सम्राट अशोक ने रोक लगा दी। और धम्म घोष में परिवर्तन मतलब धम्म ये एक संस्कृत का शब्द है जो धर्म से रिलेटेड है, धर्म की ओर मोड़ दे उसे, मतलब पशुओं की रक्षा करनी है, उनको मारना नहीं है। जो पांचवा शिलालेख मिला है उनका उसमें धम्म महामात्रो
धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित लेख है। धर्म महामात्र वो होते थे जो सम्राट अशोक ने धर्म की उपासना के लिए, धर्म को बताने के लिए जगह जगह शिलालेख गुदवाए और संदेश लिखवाया। जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, ये धर्म महामात्र जो थे, ये अधिकारी थे, ये उन लोगों को धर्म और उन संदेशों को पढ़कर सुनाते थे, धर्म के बारे में बातें बताते थे, जो लड़ाई झगड़े होते थे उसको शांत कराते थे। तो उनके लिए सम्राट अशोक ने ये धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जो 5वें शिलालेख के अंतर्गत आता है। नंबर 6 शिलालेख है वो पृथ्वीवेदक की चर्चा। जो ये मगध के 5 प्रांत थे उसमें सम्राट अशोक ने पृथ्वीवेदक की नियुक्ति की। पृथ्वीवेदक वो होते थे जो गांव-गांव जाते थे और लोगों की समस्याओं को सीधे राजा को बताते थे। राजा को बताने के लिए इन्होंने पृथ्वीवेदक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। जो 7वां लेख मिला है वो सहिष्णुता से संबंधित है। सहिष्णुता का मतलब है यहाँ पे धर्म से संबंधित। जो मगध में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, 7वें शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है वो कहा जाता है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करें, सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से मानने का अधिकार है। और यही इसका 7वां शिलालेख है, उसमें उद्देश्य है कि सहिष्णुता, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान हो। जो 8वां शिलालेख मिलता है, 8वें शिलालेख के अंतर्गत जो सम्राट अशोक थे उन्होंने कुछ धार्मिक यात्रा की थी, जैसे कि लुम्बिनी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, बोध गया, बोधि वृक्ष आदि यात्राओं का वर्णन मिलता है 8वें शिलालेख में। धार्मिक यात्राओं का वर्णन। शिलालेख नंबर 9, 10, 11 और 12 इन चारों में धर्म की जो नीति है, जो महामात्र हैं, स्त्री महामात्र हैं, उनसे संबंधित, और ख्याति और गौरव की निंदा, मतलब धर्म की ओर जाना है, ख्याति और गौरव की निंदा की है कि ख्याति पाने का कार्य नहीं करना है। ये सारा 9, 10, 11, 12 इन 4 शिलालेख में वर्णित है। धर्म की नीति के अनुसार जो धर्म था, परोपकार, उसके बारे में बताया गया है इन 4 शिलालेखों में। उसके बाद आता है शिलालेख नंबर 13। जो शिलालेख नंबर 13 है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। अब कलिंग युद्ध कब हुआ था? जो सम्राट अशोक के बीच में कलिंग पर युद्ध किया था वो लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध हुआ। जो कलिंग राज्य था उस समय, वो इस समय उसकी स्थिति उड़ीसा के अंतर्गत आती है। कलिंग की इस समय भौगोलिक स्थिति उड़ीसा के अंतर्गत है। और सम्राट अशोक और कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने धर्म की ओर रुख कर दिया। उसने जैन धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते थे उसके यहाँ पे, और हिंदू धर्म का उपासक भी था वो, जिसकी व्याख्या मिलती है हमें 13वें शिलालेख में। जो अंतिम और 14वां शिलालेख है उसके अंतर्गत जो सम्राट अशोक का धार्मिक जीवन था, उसके बाद उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, वो सारा उल्लेख मिलता है हमें 14वें शिलालेख में। धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के जो धार्मिक जीवन था उसके बाद जो उन्होंने जीवन अपनाया, धर्म से संबंधित क्या क्या कार्य किए, कैसे उन्होंने नियंत्रित किया, वो सारा उल्लेख मिलता है हमें 14वें शिलालेख के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो उसकी व्यवस्था थी सम्राट अशोक के टाइम में। ये कौटिल्य थे, चाणक्य और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र संबंधित है, अर्थशास्त्र पूरा अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखित है। और जो व्यवस्था रही गुप्तचर व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था, जो एक गुप्तचर व्यवस्था थी राजा सम्राट अशोक ने और चाणक्य ने ये गुप्तचर व्यवस्था शुरू की थी। तो मुख्यतः 2 प्रकार की थी। एक था संस्था, जो समूह में गुप्तचर रहते थे, वो समूह में रहते थे। और दूसरे थे संचरा। जो ये संचरा लोग होते थे ये अकेले होते थे, ये घूमते रहते थे। जो सम्राट अशोक के गुप्तचर थे संचरा, ये अकेले होते थे और घूमते रहते थे। इनको घुमक्कड़ भी कहते थे। और जो गुप्तचर को कहते थे महामात्र सर्प कहा जाता था।
महामात्य सर्प। इन गुप्तचरों को महामात्य सर्प का नाम दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं राजस्व प्रशासन। जो कर था वो प्रणाली यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। जो ज़मीन होती थी, भूमि, जो समुदाय था, वो मुख्यतः 4 से अब 7 भागों में विभाजित हो चुका था। जो समाज था हमारा, सामाजिक स्थिति, वो 7 भागों में विभाजित हो चुका था। नंबर 1 दार्शनिक या पुरोहित। नंबर 2 किसान। नंबर 3 शिकारी। नंबर 4 शिल्पी या कारीगर। ये शिल्पी लोग थे या कारीगर लोग थे, ये पत्थरों पर बहुत अच्छी नक्काशी करते थे। नक्काशी का काम वो मौर्य काल में शुरू हुआ। नंबर 5 था गुप्तचर। नंबर 6 निरीक्षक। और जो नंबर 7वां समुदाय था वो महामात्य और अमात्य। इन 7 विभागों में बढ़ चुका था। ये समाज था जिसमें किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। और जो यहाँ पे मुद्रा का चलन हुआ था राजस्व के लिए, वो पर्ण मुद्रा चलती थी। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था व्यापार के लिए। पर्ण जो मुद्रा थी वो मौर्य काल की पहली मुद्रा थी जिससे वो व्यापार करते थे। और जो किसानों की जो भूमि होती थी उस पर राजा का अधिकार होता था। राजकीय भूमि कहते थे उसको। राजकीय भूमि को सीता का नाम दिया गया है अर्थशास्त्र में। राजकीय भूमि को सीता के नाम से जानते थे। और जो इसका प्रमुख अधिकारी होता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। जो व्यापार था वो मौर्य काल में शुरू हो चुका था। मुख्यतः व्यापार मौर्य काल में मिस्र, सीरिया और श्रीलंका को होता था। जो व्यापार की बात करते हैं तो ये मुख्यतः जल, जो नदियों द्वारा होता था उनसे ही व्यापार होता था। जल जहाज द्वारा व्यापार होना शुरू हो गया था। व्यापार पर जो कर लगता था, जो देश में उत्पादित वस्तुएं होती थीं, देसी वस्तुएं, उन पर कर था 4%। और जो विदेश से वस्तुएं आती थीं, मतलब आयातित वस्तुएं, उन पर कर जो लगता था वो 10% कर लिया जाता था, जो सीधा राजकोष में जाता था। और जो सेना थी वो भी 3 भागों में बढ़ चुकी थी। स्थायी सेना, किराए की सेना और नगर पालिका सेना। पहली थी स्थायी सेना, कुछ लोग स्थायी होते थे। दूसरी थी किराए की सेना। और नंबर 3 थी नगर पालिका, जो कि नगर के अंदर की देखरेख करते थे। वो सेना नगर पालिका सेना के अंतर्गत आती थी। जो कर लिया जाता था यहाँ पे किसानों से, भूमि का जो भूमि कर था वो लगभग 1/6 भाग उत्पादन का, जो उपज होती थी उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। और जिन जगहों पर सिंचाई व्यवस्था नहीं होती थी और सिंचाई राजा के द्वारा या राज्य कोष से सिंचाई का खर्चा जाता था, वहाँ का कर 103 से लेकर 1/5 या तो 1/3 या 1/3 1/5 हिस्सा उत्पादन का लिया जाता था। ये थी मौर्य साम्राज्य में कर की व्यवस्था। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद शुरू हुआ शुंग वंश। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें। और हम आगे से पढ़ाने वाले हैं NCERT से संबंधित GS। ठीक है, तो जाएं और वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।